हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच में मैं हूं HNY। आपको आपके अपने YouTube चैनल द गाइड एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम आपके बीच में मानव रोग के अंतर्गत जो मेन टॉपिक होगा उसको लेकर के आ रहा हूं और आप इस पूरे मानव रोग के अंतर्गत जितना भी डिजीज़ हैं वो आपको मैं अब बताने का काम करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे दोस्तों, आज आपके सामने जो थंबनेल लगा हुआ है, इसी थंबनेल के आधार पर हम आपके बीच में ह्यूमन डिजीज़ के अंतर्गत वो सारा रोग देने का काम करूंगा और बताने का काम करूंगा कि आखिरकार रोग होते क्या हैं, डिजीज होता क्या है, और जब डिजीज हो जाएगा, जब रोग हो जाएगा तो वो हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक और ख़तरनाक हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आपके प्रत्येक एग्जाम्स के लिए 2-3 नंबर कन्फर्म कराने के लिए आया हूं। इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नया होंगे, आप चैनल पे बिल्कुल न्यू होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कृपया करके और उसे आप शेयर कर दीजिएगा। अगर आप देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एवं बच्चों, आप इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो के संदर्भ में हम आपकी सेवा में जब आते हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। क्योंकि आप वीडियो को देख जाते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना तो शेयर करते हैं। मेरे दोस्तों, अपने अलावा आप किसी और की भलाई सोचिए। जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उनके भी पास अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके बीच में आज की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण, जो मैंने अभी बताया, ह्यूमन डिजीज मतलब मानव रोग, इस मानव रोग को हम लेकर के आया हूं और मानव रोग के अंतर्गत जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, उस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, चलने का काम करेंगे। तो ये ह्यूमन डिजीज है, ठीक है। प्रत्येक, अगर आप इस ह्यूमन डिजीज से जो भी हमारे अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा उसको आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जा करके आपको वहाँ पर पूरा मिल जाएगा, या फिर हमारे द गाइड एक्सप्रेस के YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के इससे भी पहले का जो वीडियो है वो आराम से आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चलता हूं आपके बीच में ह्यूमन डिजीज क्या है उसको लेकर के, कि आखिरकार ये ह्यूमन डिजीज मानव रोग होता क्या है। ठीक है, मानव रोग होता क्या है, इस मानव रोग जब होगा तो हमारे शरीर को क्या क्या करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मानव शरीर का कोई भी अंग, जब मानव शरीर का अंग जब किसी अवकारक से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जब किसी अवकारक से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होने के बाद जब हमारे अंग कार्य करने के सक्षम नहीं रह पाते हैं या फिर उस तरह की एक्टिविटी नहीं दिखा पाते हैं, तो उसी अवकारक को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मानव रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, मानव रोग कहा जाता है, ह्यूमन डिजीज कहा जाता है। क्योंकि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये जो ह्यूमन डिजीज है, ये जो मानव रोग है, अर्थात शरीर का कोई अंग अगर बेहतर ढंग से काम नहीं कर रहा हो, शरीर का कोई अंग उस एक्टिविटी सक्रियता से काम नहीं कर रहा हो, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे शरीर के उस अंग में क्या हो गया है, रोग हो गया है, उसमें डिजीज हो गया है। तो यही तो मानव रोग है जो हमारे शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है, अंगों को डिफेक्ट में ला देने का काम करता है। तो ये ह्यूमन डिजीज है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मानव रोग को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। मानव रोग को कितने भागों में बांटते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 भाग में। पहला भाग हमारा है जन्मजात रोग,
पहला मानव रोग का भाग है हमारा जन्मजात रोग। समझेंगे जरा, हमारे मानव डिजीज का पहला रोग है हमारा जन्मजात रोग। तब पहले हम जन्मजात पर चलेंगे, अर्थात ये रोग होता क्या है। ह्यूमन डिजीज को कितने भागों में हमने बांटा, तो 2 भाग में, एक जन्मजात रोग और एक आपको उपार्जित रोग। तो हम पहले किस रोग पर चले हैं, तो जन्मजात रोग पे चले हैं। तो जन्मजात रोग क्या होता है, पहले उस पर हम चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम समझेंगे कि जन्मजात रोग वैसा रोग होता है, जन्मजात रोग वैसा रोग होता है जो, जन्मजात रोग वैसा रोग होता है जो एक पीढ़ी से, कितनी पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से क्या हो जाता है, आसानी से फैल जाता है। समझे मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रोग होता है ना, जन्मजात रोग, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से क्या हो जाता है, फैल जाता है। दूसरी पीढ़ी तक आसानी से क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जन्मजात रोग होता क्या है। तो ये रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आसानी से क्या हो जाता है, फैल जाता है। और यह रोग जो होता है ना, वो जन्म से पहले होता है। यह रोग होता है वो कहाँ से होता है, जन्म से पहले ही हो जाता है। मतलब कहने का मेरा मकसद यह है कि जन्मजात रोग जब भी होगा किसी शरीर के अंदर, किसी बच्चे के अंदर, किसी भ्रूण के अंदर, तो जब हम जन्म नहीं लिए रहते हैं तो भी वह जन्मजात रोग क्या हो जाता है, हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। और जब हम जन्म ले लेते हैं तो वही रोग अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा शरीर का विकास होता है वैसे वैसे जन्मजात रोग का डेवलपमेंट हमारे बॉडी के अंदर होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमारा जन्मजात रोग है। बात समझ में आई, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलता है। यह जन्म से पहले होता है, जन्म के बाद नहीं होता है। अर्थात जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं तभी यह जन्मजात रोग उत्पन्न होने का काम करता है। जन्मजात रोग के बाद हम चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा रोग हमारा है उपार्जित रोग। दूसरा रोग क्या है मेरे बाबू, उपार्जित रोग। तो ये उपार्जित रोग क्या होता है, जन्मजात रोग तो जन्म से पहले हो गया था, ठीक है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गया था, ये भी ठीक है। लेकिन अब हम उपार्जित रोग के बारे में चलेंगे कि उपार्जित रोग क्या है भाई। तो उपार्जित रोग जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो जन्म से पहले नहीं, जन्म लेने के ठीक है, जन्म लेने के बाद होता है। कौन सा रोग, उपार्जित रोग। कब, जब हम लोग जन्म लेते हैं तब। अर्थात जब हम लोग जन्म ले लेते हैं तो यह जो उपार्जित रोग हो जाता है वह अन्य बाहरी अवकारकों से, अन्य बाहरी अवकारकों से, अन्य बाहरी अवकारकों से होता है। कौन सा रोग, उपार्जित रोग, अन्य बाहरी अवकारकों से। अन्य बाहरी अवकारक मतलब जैसे जीवाणु है, अन्य बाहरी अवकारक मतलब जैसे जीवाणु, विषाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, क्या है, प्रोटोजोआ, उसके बाद कवक, ठीक है, गंदा जल, ठीक है, गंदा आपको भोजन, गंदा जल के बाद गंदा भोजन, गंदा हवा, ये जितना भी है मेरे प्यारे बच्चों वो आपको उपार्जित रोग को उत्पन्न करने वाला अवकारक होता है। बात हमारी समझ रहे हैं। अब हम जब पेट में थे हम आपको जन्मजात रोग बताए थे तो उसकी प्रक्रिया अलग हो गई थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो होगी मेरे प्यारे बच्चों तो यह हमारे जन्म लेने के बाद यह हमारे बॉडी में क्या होता है, उत्पन्न होता है और अन्य बाहरी अवकारकों के चलते उत्पन्न होता है। अन्य बाहरी अवकारक मतलब हम जा रहे होते हैं, जैसे आपको कोरोना वायरस था, ये कोरोना वायरस ऐसा थोड़ी था कि हम अपने माता के गर्भ में हो तभी कोरोना वायरस हमारे में उत्पन्न हो गया हो, ये तो था नहीं। हम जब किसी के संपर्क में आते थे, हम जब किसी के वस्तु के संपर्क में आते थे, हवा के संपर्क में आते थे तो वैसे माध्यमों से कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता था। तो वही चीज हमारा है कि अन्य बाहरी अवकारकों के कारण यह जो होता है रोग क्या होता है, उपार्जित रोग हमारे बॉडी के अंदर फैलता है। तो अन्य बाहरी का अवकारक क्या है,
जीवाणु से फैलता है, विषाणु से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, कवक से फैलता है, गंदे जल से फैलता है, भोजन से फैलता है, गंदी वायु अर्थात हवा से फैलता है। तो ये हमारा कौन सा रोग है? तो उपार्जित रोग है। इसे कौन सा रोग कहते हैं मेरे बाबू? उपार्जित रोग, अर्थात जो रोग जन्म के बाद होता हो, जो रोग ठीक है एक दूसरे अवकारकों के चलते होता हो, बाहरी अवकारकों के चलते होता हो, उसी को हम लोग उपार्जित रोग के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो उपार्जित रोग होता है ना, इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ये जो उपार्जित रोग होता है इसे हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला भाग है संक्रामक रोग। पहला भाग क्या है मेरे बाबू? संक्रामक रोग। और दूसरा भाग क्या है? असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। बात हमारी समझ गए आप? उपार्जित रोग को कितने भाग में मेरे प्यारे बच्चे? तो दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग कौन है? तो संक्रामक रोग। दूसरा भाग कौन है? तो असंक्रामक रोग। अब हम इन संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के ऊपर चलेंगे कि आखिरकार संक्रामक और असंक्रामक रोग है क्या। बात हमारी समझ रहे हैं? तो गौर करिएगा जरा। हम थोड़ा सा यहाँ से इसको ले लेते हैं, हटा लेते हैं। अब हम संक्रामक रोग के बारे में चलते हैं, आपको बताएंगे। तो संक्रामक रोग क्या होता है? बात हमारी समझ रहे हैं? एक व्यक्ति से, बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बाबू, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है। बात हमारी समझ रही है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग क्या होता है मेरे बच्चे? फैलता है, उसी को हम लोग कौन सा रोग कहते हैं? संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। मतलब ये कि यह संक्रामक रोग जो होता है वह संक्रमित होता है। क्या होता है? संक्रमित होता है। संक्रमित होने का मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे व्यक्ति से तीसरे, तीसरे व्यक्ति से चौथे, चौथे व्यक्ति से पांचवें, पांचवें व्यक्ति से छठवें, डॉट 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 इन्फिनिटिव, अर्थात अनंत तक यह रोग चला जाता है। जैसे कि संक्रामक रोग आपका कोरोना वायरस फैलाया था। बात हमारी समझ रहे हैं? फैला कहाँ से मेरे बाबू? चीन से। और चीन से जब फैला तो चीन से फैल करके अमेरिका, रूस, फ्रांस, भारत, जापान, श्रीलंका, अर्थात पूरी दुनिया इससे हिल गई। बात हमारी समझ रहे हैं? तो यह क्या था? संक्रामक था। और हमने बताया है संक्रामक तक था। कोई वहाँ से ट्रेन से ढो करके लाया? नहीं, वहाँ से कोई व्यक्ति भारत में आया और उस व्यक्ति से हम में आया, उनमें आया, आप में गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया। अर्थात उसी तरह से यह संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होने लगा? संक्रमित होने लगा और वहां पर उसको फैलने लगा। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तो एक बात तय है, लेकिन अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम क्या कर लेते हैं? छू लेते हैं, तो इस वस्तु पर जो वायरस होगा वह वायरस हमारे बॉडी के अंदर भी क्या हो जाएगा? हाथ के जरिए आ जाएगा। अब जैसे इस वस्तु पर मैंने हाथ रखा और यह वायरस हमारे हाथ पर चिपक गया और मैंने नाक से, ठीक है, कभी अपना हाथ नाक पे ला दिया और उसी नाक के जरिए, हवा के जरिए वह जो वायरस होता है हमारे फेफड़े तक पहुंच करके क्या करता है? उसको प्रभावित करने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा जो वायरस होते हैं। बात समझ में? तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तीसरे व्यक्ति तक, इन्फिनिटिव, अनंत तक यह रोग जो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बाबू? संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं उपार्जित रोग का दूसरा पार्ट जो है मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे दोस्तों, वह दूसरा भाग क्या है
तो दूसरा भाग हमारा है, ठीक है, असंक्रामक रोग। दूसरा भाग क्या है मेरे बाबू? असंक्रामक रोग, ठीक है, असंक्रामक रोग, ठीक है। अब वो तो फैला था एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, लेकिन मेरे बच्चों यह अब फैलेगा नहीं। यह जिस व्यक्ति में होगा उसी व्यक्ति तक क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सीमित रह जाएगा। यह एक से दूसरे में कभी जाने वाला रोग नहीं होता है। मतलब ये कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी पहुंचता नहीं है, अगर जिस व्यक्ति में हो जाए, बात हमारी समझ रहे हैं, जिस व्यक्ति में यह रोग हो जाता है उसी व्यक्ति तक सीमित रह जाता है, उसी व्यक्ति तक क्या हो जाता है? सीमित रह जाता है। समझे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? यह जो रोग होता है जिस व्यक्ति अर्थात असंक्रामक, तो जिस व्यक्ति के अंदर यह रोग होता है उसी व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल स्वरूप मैं आपके सामने दिख रहा हूं, अगर कोई रोग असंक्रामक हो और हमारे बॉडी के अंदर हो गया हो, तो अगर आप हमारे संपर्क में आएंगे, आप हमारे से छुआछूत के अंतर्गत आएंगे, तब ऐसा कभी कंडीशंस आ ही नहीं सकता कि हमारा जो रोग होगा वो आपके अंदर चला जाएगा। जबकि संक्रामक रोग क्या था? तो छूने से, संपर्क में आने से, हवा के संपर्क में आने से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में क्या हो जाता था? फैल जाता था। लेकिन यह रोग जिस व्यक्ति के अंदर होगा उसी व्यक्ति तक क्या हो जाएगा? सीमित रह जाएगा। यह कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में कभी फैलता नहीं है। यह जिस व्यक्ति में हो जाता है उसी व्यक्ति तक क्या हो जाता है? सीमित रह जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो असंक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। अब असंक्रामक रोग का कुछ हम एग्जाम्पल, उदाहरण देने जा रहा हूं, आप जरा देखेंगे। असंक्रामक रोग का जो एग्जाम्पल है हम आपके बीच में देते हैं हृदय रोग। कौन सा रोग? हृदय रोग। अस्कर्वी रोग, बात हमारी समझ रहे हैं? अस्कर्वी रोग, मेरास्मस, मेरास्मस रोग, बात हमारी समझ रहे हैं? गठिया रोग। कौन सा रोग मेरे बाबू? गठिया रोग। ये जितना भी इस तरह से महत्वपूर्ण जो रोग होते हैं, जो असंक्रामक रोग होते हैं, वह कभी भी, रतौंधी आप ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रतौंधी रोग, जीरोप्थेलेमिया रोग, जीरोप्थेलीमिया, ये रोग जी ना, जितना भी ये रोग है मेरे बच्चे असंक्रामक, वह जिस व्यक्ति के अंदर होगा वह उसी व्यक्ति तक क्या हो रह जाता है? तो सीमित रह जाता है, एक से दूसरे व्यक्ति में कभी जाने का काम नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। एक रोग होता है आपको अनुवांशिक रोग। एक रोग होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अनुवांशिक रोग। एक रोग होता है अनुवांशिक रोग। मतलब क्या? अब जरा गौर करिएगा, ये क्या है? अनुवांशिक रोग वैसा रोग होता है जिसका, अनुवांशिक रोग वैसा रोग होता है जिसका कभी भी इलाज नहीं होता है। गौर करिएगा जरा, अनुवांशिक रोग वैसा रोग होता है जिसका कभी भी इलाज मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों नहीं होता है। मतलब जिस व्यक्ति में यह रोग हो जाएगा उसी व्यक्ति तक वह क्या हो जाता है? सीमित रह जाता है। हम सोचे कि उसका इलाज करा करके हम ठीक हो जाएं तो ये संभव नहीं होता। संक्रामक का इलाज है, असंक्रामक का इलाज है, लेकिन जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिक रोग का कोई इलाज नहीं होता। और अनुवांशिक रोग में कौन रोग आता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? वर्णांधता आता है, उसके बाद हीमोफीलिया आता है। हीमोफीलिया
हीमोफीलिया रोग। बात हमारी सोझ है हमारी प्यारे प्यारे दोस्तों। यह और अनुवांशिक रोग में कौन सा रोग आया? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। जिस व्यक्ति के अंदर यह रोग हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर उस रोग का कभी कोई इलाज नहीं होता, इसीलिए यह अनुवांशिक रोग है जिसका इलाज कभी नहीं हो जाता। अब आपको वर्णांधता रोग है तो आपने देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस उसका अंग्रेजी होता है। जिस व्यक्ति के अंदर हो जाता है, जिस स्टूडेंट्स के अंदर हो जाता है, वह रेलवे की सर्विस में खास तौर से लोको पायलट की सर्विस में कभी जाता नहीं है, आर्मी में कभी जाता नहीं है, डिफेंस में वो छड़ जाता है, एयरफोर्स में छड़ जाता है। तो ये कंडीशंस होता है हमारे इस वर्णांधता और हीमोफीलिया मतलब अनुवांशिक रोग का। ठीक है, अब हम धीरे से आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि जो संक्रामक रोग होता है, जेनेटिक्स रोग तो हो गया, असंक्रामक रोग तो हो गया। असंक्रामक रोग है तो फिर वो बाहरी वातावरण से थोड़ी हमारे बॉडी के अंदर फैलेगा, वो अंदरूनी से फैलेगा। संक्रामक जो था वो हमारे बाहरी वातावरण से, बाहरी अवकारक से फैला था। तो हम चलेंगे कि संक्रामक रोग जो होता है वह किन किन चीज़ों से फैलता है। तो गौर करिएगा जरा, संक्रामक रोग हमारे बॉडी के अंदर पहला क्या होता है? जीवाणु द्वारा होता है। ये जो संक्रामक रोग होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पहला जीवाणु द्वारा, दूसरा किससे? विषाणु द्वारा, तीसरा आपको किससे? प्रोटोजोआ, तीसरा आपको किससे? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है। चौथा आपको किससे होता है? कोवक्स से होता है। ये आपको महत्वपूर्ण संक्रामक रोग आपके बीच में हम लेकर आएंगे जो जीवाणु से होंगे, विषाणु से होंगे, प्रोटोजोआ से होंगे, कवक से होंगे, फंगी से होंगे। ये सारा का सारा जो अवकारक होगा हमारे बॉडी के अंदर संक्रामक रोग को क्या करेगा? यह फैलाने का काम करेगा। जितना भी यह असंक्रामक रोग नहीं, संक्रामक रोग को क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? फैलाने का काम करेगा। तो हम चलेंगे कि जीवाणु द्वारा कौन कौन सा बॉडी के अंदर रोग होता है। हम चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन सा हमारे शरीर के अंदर रोग होता है। बात समझ में आई? चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। अब आप समझेंगे जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, ये मैं आपके बीच में टॉपिक लेकर आया। अभी बताया कि संक्रामक रोग जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, फंगी से होते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हो जाते हैं। तो गौर करिएगा मेरे बच्चों, पहले मैं चलूंगा कि जीवाणु आखिरकार होता क्या है। तो जीवाणु एक सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म कण होता है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब यह हमारे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, यह बिल्कुल छोटा कण होता है। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में? जीवाणु की खोज जो थी वह एंटोनी वान, किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। लेकिन जीवाणु का जो नामकरण हुआ था, प्रयोग हुआ था, उसका प्रयोग सर्वप्रथम एहरेनबर्ग ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? एहरेनबर्ग। किसने किया था? एहरेनबर्ग ने किया था। ठीक है, जीवाणु एक सूक्ष्म कण होता है जो हमारी नंगी आंखों से कभी दिखाई नहीं देता। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी मेरे प्यारे बाबू? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। एहरेनबर्ग इस जीवाणु शब्द का नामकरण किया था, जीवाणु को नाम देने का काम किया था। तो हम चलेंगे कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग आखिरकार है कौन। तो गौर करिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग मुख्य रूप से कौन कौन होता है? तो डीप सीटी का कूटनी है,
बात हमारी समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग सिर्फ आप अपने जुबान पर याद रखिएगा, आपको अभी रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। आपको एक जुबान पे एक ट्रिक के माध्यम से जो मैंने आपके बीच में बता रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप उसका नाम याद रख लीजिएगा, ताकि आप कभी भी एग्जाम में बैठें तो आपको अपना दिमाग पीछे न लगाना पड़े कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन सा रोग हमने रटा था। ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए आपके बीच में। आपको टिक का सहारा लेना पड़ेगा और इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक मैंने क्या दिया आपके बीच में, तो ये आपको डीप सीटी का कुटनी है। तो गौर करिएगा जरा, डी से क्या होगा, डी से डिप्थीरिया, डी से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डिप्थीरिया। प से प्लेग, ठीक है। सी से सिफिलिस, सी से क्या होगा, सिफिलिस, सी से हमारा क्या होगा मेरे बाबू, सिफिलिस। उसके बाद क्या है, टी से क्या होगा, तो टी से होगा टीबी, टी से क्या होगा, टीबी। उसके बाद हम का से चल देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। का जो होगा वह काली खांसी, का से का होगा मेरे बाबू, काली खांसी। कू से क्या होगा, तो कू से हो जाएगा कुष्ठ। नी से क्या, सॉरी, टॉ से का हो जाएगा, तो टॉ से होगा हमारा टिटेनस, टिटेनस। और इसमें हम जोड़ देंगे टाइफाइड, टाइफाइड। बात हमारी समझ रहे हैं। नी से क्या होगा मेरे बच्चों, तो नी से हो जाएगा निमोनिया, नी से क्या हो जाएगा, निमोनिया। और एक हमारा बच्चा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों है, एक हमारा बच्चा क्या है, और है से क्या हो जाएगा मेरे बाबू, कलरा, मतलब हैजा। गौर करिएगा जरा, यह हमने आपके बीच में ट्रिकली द्वारा यहाँ पर दिया। डीप सीटी का कुटनी है, किसका कुटनी है, डीप सीटी का कुटनी है। या फिर एक और ट्रिक आपके बीच में है, पंडित का, जी नहीं, पंडित का टीका नींव है, पंडित का टीका नींव है। उसमें सी हट जा रहा है तो उसको हम लोग लास्ट में जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पंडित का टीका नींव है, वो भी एक ट्रिक है आपके पास। और डीप सीटी का कुटनी है, ये हमारा मूल आपको ट्रिक है, ठीक है। डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टीबी, काली खांसी, कुष्ठ, टिटनेस, टाइफाइड, निमोनिया और हैजा, ये रोग होता है आपको जीवाणु द्वारा। कोई भी पूछे तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं मेरे बाबू, बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब हम चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम अब चलेंगे कि अलग अलग रोग आखिरकार होता क्या है। बात समझ में आई। तो पहला रोग हमारे सामने यह क्या है, डिप्थीरिया है। तो इसको हम लेकर चलेंगे कि आखिरकार डिप्थीरिया होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बाबू, डिप्थीरिया नामक जो रोग होता है ना, वह आपको कैरिनो, क्या, कैरिनो बैक्टीरियम जीवाणु के कारण होता है। ये जो डिप्थीरिया नामक रोग होता है वह हमारे शरीर के अंदर किस रोग के कारण होता है, सॉरी, जीवाणु के कारण होता है, तो कैरिनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। ये जो रोग होता है डिप्थीरिया, इस रोग से हमारे शरीर के अंदर श्वास नली, इस रोग से हमारे शरीर के अंदर श्वास नली जैसा अंग क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। श्वास नली जैसा अंग क्या हो जाता है मेरे बाबू, प्रभावित हो जाता है। ये जो रोग होता है मेरे बच्चे, यह सबसे ज़्यादा 2 से 10 साल तक के बच्चों को ही क्या करता है, 2 से 10 साल तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या करता है मेरे प्यारे बाबू, प्रभावित करने का काम करता है। कौन सा रोग, कैरिनोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा होने वाला डिप्थीरिया नामक रोग। बात सुन भाई, जीवाणु से होने वाला रोग यह जो हो जाता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर किस अंग को प्रभावित करता है, तो श्वास नली जैसे अंग को क्या कर जाता है, प्रभावित कर जाता है। और जब श्वास नली अंग प्रभावित हो जाता है मेरे बाबू, तो वहाँ पर होता क्या है ना, कि जो ऑक्सीजन का प्रवाह होता है वह ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर ढंग से नहीं हो पाता, जिससे कि हम लोग को श्वास
सांस लेने में क्या होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, कठिनाई होने लगती है। और सबसे ज़्यादा पीड़ा किसको होती है, तो मासूमों को होती है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को होती है। बात समझ में आई। 2 साल से 10 साल तक जो बच्चे होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा यह रोग क्या करता है, प्रभावित करता है। इस रोग से हम लोग बचाव के लिए डीपीटी, किसका, डीपीटी, इस रोग से बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है मेरे बाबू, तो डीपीटी टीके का प्रयोग किया जाता है, जिस डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थेरिया परट्यूसिस ट्रीटमेंट्स टिटेनस। इसका पूरा नाम होता है डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटेनस। क्या होता है मेरे बाबू, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटेनस। इस डीपीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं। इस डीपीटी को क्या बोलते हैं, ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी क्या करते हैं मेरे दोस्तों, जानने का काम करते हैं। तो ये आपको डिप्थीरिया नामक बीमारी है, ठीक है। कैरिनोबैक्टीरियम से हमारे बॉडी के अंदर फैलता है, श्वास नली को प्रभावित करता है, 2 से 10 साल तक के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इससे बचाव के लिए बच्चों के अंदर डीपीटी मतलब डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटेनस नामक टीके का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इसको हम लोग ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। बात समझ में। तो ये हमारा डिप्थीरिया रोग है, ठीक है। अब हम चलते हैं डिप्थीरिया के बाद मेरे प्यारे दोस्तों प्लेग नामक रोग, ठीक है। यह प्लेग नामक रोग है। तब प्लेग नामक रोग जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, वह होता क्या है कि पास्चुरेला, यह पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण मेरे बाबू, प्लेग नामक रोग जो होता है वह किस जीवाणु के कारण होता है, पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है। यह जो पास्चुरेला जीवाणु बैक्टीरिया होता है मेरे दोस्तों, वह किस में पाया जाता है, तो चूहा में पाया जाता है। चूहा जैसे जानवर में पाया जाता है। उनके शरीर से यह जो पास्चुरेला जीवाणु होता है वह निर्मित होता है। प्लेग जब हो जाएगा तो हमारे शरीर का फेफड़ा जैसा अंग क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। कौन सा अंग मेरे बाबू, फेफड़ा जैसा रोग हमारे शरीर के अंदर प्रभावित हो जाता है। और इस रोग को हम लोग टाउन ब्लैक डेथ के नाम से भी क्या करते हैं मेरे बच्चे, जानते हैं। टाउन ब्लैक डेथ के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानने का काम करते हैं। बात समझे हमारे बच्चे। ये जो प्लेग नामक रोग है पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है। किस जानवर से आता है, चूहा से। कौन से अंग को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता। इस बीमारी को हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से और जानते हैं, तो टाउन ब्लैक डेथ के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बीमारी में होता क्या है कि फेफड़ा हम लोग का जाम हो जाता है, ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है, हेमोग्लोबिन का प्रवाह क्लोज हो जाता है, और हम लोग के शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वह बढ़ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, और बॉडी के अंदर बुखार आने लगता है। किस बीमारी में, तो प्लेग नामक रोग में, ठीक है। पास्चुरेला जीवाणु से होता, चूहा में पाया जाता, फेफड़ा को प्रभावित करता है, और टाउन ब्लैक डेथ के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानने का काम करते हैं। तो ये रहा हमारा प्लेग नामक बीमारी। कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्या आपके परीक्षा में पूछेगा कि पास्चुरेला नामक जीवाणु, ठीक है, किस जानवर में पाया जाता है, किस जानवर से उत्पन्न होता है, तो जवाब आपका कुत्ता दे देगा, भेड़ दे देगा, गधा दे देगा, ठीक है, चूहा दे देगा। क्या चूज करिएगा आप, तो आपने अभी देखा ना, क्या चूहा चूज करना होगा आपको, ठीक है। गधा चूज कर लीजिएगा तो समझिए आप क्या बनेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है मेरे प्यारे। प्लेग के नाम हमारा अगला रोग है मेरे बाबू सिफिलिस। तो यह सिफिलिस नामक रोग क्या है, ठीक है। तो यह जो रोग होता है वह ट्रिपनोसोमा, कौन सा जीवाणु, ट्रिपनोसोमा। यह जो रोग होता है ट्रिपनोसोमा पेंडिकल, ट्रिपनोसोमा
पेंडिकल नामक जीवाणु के कारण होता है। ट्रिपनोसोमा पेंडिकल नामक जीवाणु के कारण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यह जो रोग जब होता है तो हमारे शरीर के अंदर जनन ग्रंथि को, हमारे शरीर के अंदर जनन ग्रंथि को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। हमारे शरीर के अंदर किस अंग को? जनन ग्रंथि को क्या कर देता है मेरे बाबू? प्रभावित कर देता है। और जब जनन ग्रंथि को प्रभावित कर देता है तो महिलाओं में अस्ट्रेलिटी, महिलाओं में कौन सा रोग? अस्ट्रेलिटी, मतलब बाझपन बीमारी हो जाती है। किसमें? महिलाओं में बाझपन बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये महिला आपको मैं इंडिकेट कर देता हूं। और पुरुषों में इम्पोटेंसी, पुरुषों में क्या हो जाता है मेरे बाबू? इम्पोटेंसी नामक बीमारी हो जाती है, मतलब नपुंसकता, नपुंसकता ये बीमारी हम आपको विटामिन में भी पढ़ाया था इसको। नपुंसकता ये किस में हो जाती है? पुरुषों में हो जाती है। मतलब जब हमारे शरीर का जनन ग्रंथि इस रोग में, सिफिलिस नामक रोग में प्रभावित हो जाता है तो होता क्या है कि महिलाओं के अंदर बाझपन जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, और पुरुषों के अंदर नपुंसकता नामक बीमारी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तब जब ये बीमारी होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो शुक्राणु होते हैं पुरुषों में वो आपको डैमेज हो जाते हैं, वो आपको बिल्कुल कमजोर, वीक पड़ जाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन क्रिया से पहले ही क्या हो जाते हैं? वो बिल्कुल टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और महिलाओं के अंदर ये जो बाझपन, इनका जो अंडाणु होता है वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है और कमजोर होकर के फर्टिलाइजेशन क्रिया से पहले ही क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? टूट जाता है, बिखर जाता है। बात समझ में आई? यह जो रोग होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वह करता क्या है कि योनि, इस रोग से योनि, गुदा तथा ओरल सेक्स के दौरान, ओरल सेक्स के दौरान जो प्रजनन अंग होता है, जो प्रजनन अंग होता है उसी को क्या करता है? यह प्रभावित कर देता है। कौन से बीमारी में? सिफिलिस नामक बीमारी में। योनि, गुदा या फिर ओरल सेक्स के दौरान जो प्रजनन अंग होते हैं वही प्रजनन अंग क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे? वह डिफेक्ट हो जाते हैं, वह प्रभावित हो जाते हैं। तो यह आपका सिफिलिस नामक बीमारी है। ठीक है, अब हम सिफिलिस के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला रोग है टाइफाइड। हमारा अगला रोग है क्या मेरे बाबू? टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड नामक रोग है। टाइफाइड नामक रोग साल्मोनेला, साल्मोनेला, टाइफाइड नामक रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के कारण होता है। ये जो टाइफाइड रोग होता है, इस टाइफाइड रोग को मेरे प्यारे दोस्तों आंत का बुखार भी कहते हैं। इसे हम लोग आंत का बुखार भी कहते हैं, मोती झर्रा भी कहते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? आंत का बुखार, मोती झर्रा भी कहा जाता है। किसको? टाइफाइड नामक रोग को। ये जो टाइफाइड नामक रोग साल्मोनेला टाइफोसा से फैलता है तो यह होता क्या है कि हमारे छोटी आंत को, किस आंत को मेरे बाबू? हमारे छोटी आंत को यह रोग क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। छोटी आंत को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। कौन सा रोग? टाइफाइड नामक रोग। बात समझ में आई? साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के कारण बॉडी के अंदर आया। आंत का बुखार भी कहते हैं, मोती झर्रा भी कहते हैं, और इसे एक नाम आपको मियादी बुखार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बाबू? इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। यह जब रोग हो जाता है ना तो यह होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत को क्या करता है? डिफेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है। और आपने सभी जाना होगा मेरे बच्चों कि जब छोटी आंत बॉडी के अंदर प्रभावित हो जाता है, और छोटी आंत में ही भोजन का क्या होता है? संपूर्ण पाचन होता है। यहाँ तो टाइफाइड नामक रोग से क्या हो गया? हमारा छोटी आंत प्रभावित हो गया।
तब भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ से होगा? तो इस स्थिति में होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर तापमान बढ़ जाता है, बुखार आ जाता, भूख कम लगने लगता है, ठीक है, भूख घट जाता है। और जब भूख घट जाता है तो शरीर का भार भी क्या होने लगता है? घटने लगता है। किस रोग में? तो टाइफाइड नामक रोग में। बात समझ में आई? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, टाइफाइड नामक रोग का जो परीक्षण होता है वो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी परीक्षण होता है। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी परीक्षण होता है। ये टाइफाइड नामक रोग होता है। इस टाइफाइड नामक रोग से बचाव के लिए TY21A ये जो वैक्सीन होता है, दवा होती है, इसी का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किस बीमारी में? तो टाइफाइड नामक रोग के बीमारी में। ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु से फैलता है। मियादी बुखार, आंत का बुखार, मोतीझर्रा भी कहते हैं, यह छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, बुखार, भूख घट जाता, ठीक है, खाना अच्छा नहीं लगता, स्वाद खत्म हो जाता है, जिसके चलते हमारे अंदर ऊर्जा नहीं बन पाती और शरीर का धीरे धीरे भार भी क्या होने लगता है? घटने लगता है। सवाल क्या बनेगा इससे कि टाइफाइड नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? छोटी आंत देगा, बड़ी आंत देगा, यकृत देगा, हृदय देगा, किडनी देगा? जवाब क्या होगा आपका? तो जवाब आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटी आंत। बात समझ में आई? टाइफाइड नामक रोग के बाद हमारा अगला बीमारी है मेरे प्यारे दोस्तों, जीवाणु द्वारा होने वाला टिटेनस। यह जो बीमारी होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण यह जो बीमारी होती है वो बॉडी में क्या होता है? फैलता है। ठीक है, कौन सा रोग? टिटेनस नामक रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण बॉडी के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? फैलता है। यह जो रोग होता है यह शरीर के सीएनएस जैसे अंग को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। कौन से अंग को? सीएनएस जैसे अंग को क्या कर देता है मेरे दोस्तों? प्रभावित करता है। और जब सीएनएस जैसा अंग प्रभावित होता है तो आपने देखा होगा सीएनएस में हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जकड़न, ऐठन और हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो बॉडी होता है, वह कार्य करने के लिए अब एक्टिव नहीं रह पाता है। तो इसमें होता क्या है कि शरीर बिल्कुल जकड़ जाता है। होता क्या है कि शरीर के अंदर ऐठन उत्पन्न होने लगता है। कब? जब टिटेनस नामक बीमारी होगी बॉडी के अंदर, तब। इस बीमारी में हम लोग ठीक करने के लिए DPT, ठीक है, इस बच्चों के अंदर हम लोग इस बीमारी से दूर रहने के लिए, इस बीमारी से बचाव के लिए DPT टीके का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बड़ों की बात जब आ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, जब बड़ों की बात आ जाती है तो ATS की सुई लिया जाता है। किसमें? बड़ों को जब आ जाती है बारी, या फिर इस टिटेनस नामक रोग से हमको बचाव करना होता है, तो किस सुई का प्रयोग? ATS की सुई का प्रयोग। इसका पूरा नाम क्या होता है? एंटी टिटेनस सीरम होता है। किसका पूरा नाम मेरे प्यारे दोस्तों? ATS का पूरा नाम। ठीक है, इस रोग का जो परीक्षण होता है वो स्पैचुअल परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण? स्पैचुअल परीक्षण होता है मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? तो ये हमारा टिटेनस नामक रोग है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण फैला, सीएनएस अंग को क्या किया? प्रभावित किया। और सीएनएस जब अंग प्रभावित हुआ तो शरीर में जकड़न हुआ और मांसपेशियों के अंदर क्या हुआ? ऐठन हुआ। और मांसपेशियां जब हमारी ऐठने लगती है तो पूरा बॉडी भी क्या होने लगता है? उसके अंदर रिकवर हो जाता है, प्रभावित होने
लगता है। इस रोग से बचाव के लिए मेरे दोस्तों DPT का टीका का प्रयोग किया जाता है बच्चों में, और इस रोग से बचाव के लिए जब बड़ों की बारी आती है तब बड़ों में ATS की सुई का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा टिटनेस नामक बीमारी है और इसका जो परीक्षण होता है स्पेचुअल परीक्षण किया जाता है। अब हम अगला रोग लेंगे मेरे बच्चे, व्हूपिंग कफ, काली खांसी। ये काली खांसी क्या है? ठीक है, तो काली खांसी है, यह जो काली खांसी है यह जीवाणु होता है इसका हीमोफिलस, हीमोफिलस परट्यूटिस, हीमोफिलस परट्यूटिस। कौन सा अंग? काली खांसी। ठीक है, यह जो काली खांसी होता है वह हीमोफिलस परट्यूटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। काली खांसी से जो हमारे शरीर का अंग प्रभावित होने वाला होता है वह कौन होता है मेरे बाबू? फेफड़ा होता है। काली खांसी जो होता है, इस काली खांसी से क्या होता है कि लगातार ठीक है खांसी आने लगता है। लगातार क्या होने लगता है? खांसी आने लगता है। लगातार इंसान क्या होने लगता है? खांसते हुए रहता है, जिसके चलते इसमें फेफड़े का जो दबाव होता है मेरे बाबू, फेफड़े का जो दबाव होता है, दबाव वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब फेफड़े का जब दबाव बढ़ता है तो फिर उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि जब वायुमंडल का दबाव बढ़ेगा तब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आएगा, और जब वायुमंडल का दबाव घटेगा और फेफड़े का दबाव बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर चले जाता है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये कंडीशंस होता है हमारे इस व्हूपिंग कफ काली खांसी में। लगातार इंसान इसमें क्या होने लगता है? खांसने लगता है। इस रोग से बचाव के लिए DTP, बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बाबू? इस रोग से बचाव के लिए मतलब काली खांसी से बचाव के लिए DTP टीके का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्हूपिंग कफ काली खांसी हीमोफिलस परट्यूटिस जीवाणु से होता, फेफड़ा अंग प्रभावित होता, लगातार खांसता है इंसान, फेफड़ा का दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए DTP टीके का प्रयोग किया जाता है। तो ये काली खांसी रोग हुआ। अब हम लोग अगले रोग पर चलेंगे, कुष्ठ नामक बीमारी पे। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बाबू? अगला रोग हमारा है लेप्रोजी कुष्ठ। यह जो बीमारी होती है कुष्ठ की, वह कुष्ठ की जो बीमारी होती है माइक्रोबैक्टीरियम लेवेरी। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? यह जो कुष्ठ नामक बीमारी होती है वह किस जीवाणु के चलते होती है मेरे सोना? माइक्रोबैक्टीरियम लेवेरी नामक जीवाणु के कारण होती है। और जब यह कुष्ठ नामक बीमारी होता है तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? PNS मतलब पेरीफेरल, PNA मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बात हमारी समझ रहे हैं आप हमारी? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब PNS। हम जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी में कितना होता है। PNS होता है, CNS होता है, ANS होता है। तो ये PNS नामक अंग को, तंत्रिका तंत्र को, यह जो माइक्रोबैक्टीरियम लेवेरी जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वह प्रभावित कर देता है। और जब यह प्रभावित होगा तो इसके प्रभाव से हम लोग के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है मेरे बाबू? तो त्वचा जैसा अंग क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। और जब त्वचा अंग प्रभावित होगा तब होता क्या है कि त्वचा पर क्या होता है कि छोटे या बड़े बड़े, ठीक है, सफेद रंग के दाग या धब्बे पड़ जाते हैं। किस बीमारी में मेरे दोस्तों? इस बीमारी में, अर्थात लेप्रोजी अर्थात कुष्ठ नामक बीमारी में, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेवेरी से फैलता है। PNS
अंग को प्रभावित करता है, वो अंग प्रभावित होता है तो त्वचा हमारा प्रभावित होता है। त्वचा के ऊपर क्या होता है तो सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे या दाग पड़ने लगते हैं। किस बीमारी में? तो कुष्ठ नामक बीमारी में। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। इस बीमारी में धूप सहने की क्षमता क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? खत्म हो जाती, कम हो जाती है। इस बीमारी से हम लोग दूर करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? MDT। बात हमारी समझ रहे हैं? कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता? MDT मतलब मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट्स। बात हमारी समझ रहे हैं? कौन सी दवा का प्रयोग? MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट्स दवा का प्रयोग किया जाता है। हम आप हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी चले जाएं तो वहाँ क्या लिखा हुआ रहता है? MDT खाएं और कुष्ठ रोग भगाएं। बात हमारी समझ रहे हैं? तो कुष्ठ रोग से दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं मेरे बच्चे? तो MDT दवा का प्रयोग किया जाता है। अंग कौन? तो त्वचा अर्थात पेनिस जैसा अंग क्या होता है? प्रभावित होता है। तो कुष्ठ के बाद हम अगला रोग लेकर चलते हैं मेरे दोस्तों। अगले रोग का नाम है टीबी। ठीक है, अगले रोग का नाम क्या है? टीबी रोग है। टीबी नामक रोग जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको लेकर चलता हूं। टीबी नामक रोग जो होता है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण क्या होता है? टीबी नामक रोग हमारे बॉडी के अंदर होता है। इस टीबी नामक रोग से क्या होता है मेरे बाबू? तो टीबी नामक रोग से क्या होता है? टीबी नामक रोग से तो हमारे शरीर का ब्रेन, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? प्रभावित होता है। किस रोग से? टीबी। टीबी रोग का जीवाणु कौन हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो टीबी रोग का जीवाणु हुआ कौन? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हुआ? ब्रेन, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन ये जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं हमारे शरीर के क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। ये जो टीबी नामक रोग होते हैं मेरे बाबू, यह 2 प्रकार का होता है। टीबी नामक रोग का कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक टीबी नामक रोग होता है पल्मोनरी टीबी, फुफ्फुसीय यक्षमा बोलते हैं। और दूसरा रोग हमारा है बाबू मेरे सोना एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, मतलब इतर फुफ्फुसीय यक्षमा। अब हम आपको बताएंगे कि टीबी नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होगा तो उसे पल्मोनरी टीबी कहेंगे। तो गौर करिएगा जरा, जब पल्मोनरी टीबी हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर तो यह शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करेगा? फेफड़ा जैसा अंग प्रभावित करेगा। गौर करिएगा जरा, जब टीबी का रोग हमारे अंग के फेफड़ा को प्रभावित कर देगा तो कौन सा टीबी हो जाएगा? पल्मोनरी टीबी हो जाएगा। और जब टीबी नामक रोग से शरीर का ब्रेन प्रभावित हो जाए, लीवर प्रभावित हो जाए, उसके बाद आपको इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाए तो यह फेफड़ा में तो संदर्भ नहीं है, फेफड़ा में तो क्लोजअप नहीं है, ये फेफड़ा से अलग है। तो ब्रेन प्रभावित हो जाए, लीवर प्रभावित हो जाए, इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाए तो उस स्थिति में वह रोग किस नाम से जाना जाएगा मेरे सोना? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जब फेफड़ा प्रभावित होगा तब पल्मोनरी टीबी, फुफ्फुसीय यक्षमा। और जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होगा तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? ब्रेन होगा, लीवर होगा, इंटेस्टाइन होगा। इससे हम लोग इतर फुफ्फुसीय टीबी यक्षमा के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? टीबी नामक रोग से बचाव के लिए बच्चों में क्या दिया जाता? BCG का टीका दिया जाता है। और BCG का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट
बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बात तुम्हारी समझ रहे, किसका? बीसीजी का पूरा नाम। इस बीसीजी टीके की खोज किसने की थी? तो कॉलमेट ग्यूरिन ने किया था। किसने मेरे दोस्तों? कॉलमेट ग्यूरिन ने किया था। किसकी खोज? बीसीजी टीके की खोज किसने की थी? तो कॉलमेट ग्यूरिन ने किया था। इसका प्रयोग किसके लिए? तो बच्चों में टीबी नामक रोग से बचाव के लिए किया जाता है। और वहीं जब हम बड़ों में आते हैं तो बड़ों में टीबी नामक रोग से बचाव के लिए डॉट्स दवा का प्रयोग किया जाता है। किसके अंदर? तो बड़ों में टीबी नामक रोग से बचाव के लिए डॉट्स नामक दवा का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं। इसका पूरा नाम होता है ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स। ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स किसका पूरा नाम? तो डॉट्स का पूरा नाम। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो कॉलमेट ग्यूरिन ने किया था। अब हम आगे इसमें बढ़ेंगे कि टीबी नामक जीवाणु की खोज किसने की थी। मतलब टीबी नामक रोग का जो जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, उसकी खोज किसने की थी? बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बाबू। टीबी नामक रोग के जीवाणु की जो खोज की थी वो कौन था? तो रॉबर्ट कोच था। कौन वैज्ञानिक था मेरे बाबू? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। किसकी खोज? टीबी नामक रोग के जीवाणु की खोज। तो ये हमारा रहा टीबी नामक रोग। अब हम चलते हैं अगला रोग के ऊपर। ठीक है, अगला रोग हमारा होगा मेरे बच्चे, यह निमोनिया होगा। ठीक है, यह निमोनिया होगा। निमोनिया नामक रोग किस जीवाणु के चलते होता है? तो डिप्लोकोकस। निमोनिया नामक रोग जो होता है वह डिप्लोकोकस जीवाणु के चलते होता है। डिप्लोकोकस जीवाणु के चलते होता है। डिप्लोकोकस जीवाणु के चलते कौन सा रोग होता है मेरे बाबू? तो निमोनिया। निमोनिया नामक रोग। निमोनिया नामक रोग जो होता है मेरे बच्चे, वह किसी भी बच्चों में जिसकी उम्र 8 साल तक हो, 8 साल तक हो, उन्हीं में यह रोग क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। और इस रोग से बच्चों का जो श्वसन तंत्र होता है वही क्या हो जाता है मेरे बच्चे? प्रभावित हो जाता है। किस रोग से? निमोनिया नामक रोग से। कौन से जीवाणु के चलते हुआ? डिप्लोकोकस जीवाणु के। निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी यहाँ जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु के चलते होता है। यह कितने साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है? तो 8 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है। इसके चलते बच्चों का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है मेरे बाबू? तो श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। और जब श्वसन तंत्र प्रभावित होता है मेरे बच्चों का, तो सांस उनको लेने में तकलीफ होने लगती है, और जो सांस का प्रक्रिया होता है, जो सीना होता है, हार्ट होता है, वो फूलने लगता है। ठीक है, यह रोग बहुत खतरनाक होता है, जिसका अगर समय पर इलाज न किया जाए तो फिर हमारे बच्चे की क्या हो जाती है? मौत भी हो जाती है। इसीलिए समय पर इलाज कराना बहुत नेसेसरी होता है। कौन से रोग के लिए? तो निमोनिया के लिए। अगला रोग हम लोग निमोनिया के बाद चलते हैं हैजा पे। हैजा नामक रोग क्या है? तो हैजा नामक रोग जो होता है मेरे बाबू, ये ब्रीवियो केलोरी। हैजा नामक रोग जो होता है वह ब्रीवियो केलोरी जीवाणु के चलते होता है। किसमें? बॉडी के अंदर। कौन सा रोग? हैजा मतलब कलरा नामक रोग। अब कलरा नामक रोग जब होता है तो शरीर के अंदर बड़ी आंत को क्या करता है? बड़ी आंत को क्या करता है मेरे बाबू? प्रभावित कर देता है। कौन सा? हैजा नामक रोग। हैजा नामक रोग से बचाव के लिए ORS के घोल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसके बचाव के लिए? तो हैजा नामक रोग से बचाव के लिए किसके घोल का? ORS के घोल का प्रयोग किया जाता है। ORS के घोल में क्या क्या मिला होता है? ORS के घोल में क्या क्या मिला हो जाता है मेरे बाबू? तो सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ठीक है, पोटासियम क्लोराइड, उसके बाद आपको ग्लूकोज,
क्या होता है, ग्लूकोज। ये सारा का सारा आपको किस में मिला होता है, ORS के घोल में मिला होता है। इसीलिए जब हैजा नामक बीमारी होती है, कलरा होती है, तो तुरंत हमको ORS के घोल का क्या कर लेना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बॉडी आंत ही क्या हो गया, प्रभावित हो गया, जो पानी का जल का संचय कर रही है, और जल की मात्रा हमारे बॉडी से बहुत जल्दी उसमें क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए इन चीज़ों से सम्मिलित हमको ORS का घोल जब हम लोग पीते हैं तो तुरंत हमारे बॉडी के अंदर पानी की मात्रा क्या हो जाता है, मौजूद हो जाता है और भरपाई हो जाती है। तो ये हमारे शरीर का हैजा नामक रोग है मेरे दोस्तों। अब हम चलेंगे आगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब हम चलेंगे कि यह जो रोग था अब हुआ समाप्त, हैजा तक मैंने क्लोजअप किया। हम चलेंगे कि इन रोग से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्या बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे। तो जरा गौर करिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि हम क्वेश्चन को भी लेकर आने वाले हैं। तो जरा देखिए, इस जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग जो निम्नलिखित हैं वो मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है। सिंपल सी बात ही अभी हमने बताया आपको, जन्मजात रोग। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, क्योंकि उपार्जित रोग पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं था, अनुवांशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं था, रतौंधी रोग आपको पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं था। लेकिन जन्मजात रोग क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक व्यक्ति से अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो गया, फैलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मेरे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में संक्रामक रोग कौन है। तरतौंधी है, नहीं। मेरास्मस है, नहीं। स्कर्वी है, नहीं। कौन सा रोग है, कुष्ठ नामक रोग है, क्योंकि कुष्ठ नामक रोग जीवाणु के द्वारा होता है और जीवाणु जो होते हैं वो संक्रामक रोग को ही क्या करते हैं, फैलाते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे बाबू, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम तीसरे पर चलते हैं मेरे बच्चे। निम्न में अनुवांशिक रोग कौन है, जेनेटिक्स रोग कौन है। हीमोफीलिया, वर्णांधता, हृदय रोग बिल्कुल नहीं, ए और बी, मतलब हमारा आंसर होगा डी। हीमोफीलिया भी होता है जेनेटिक्स अनुवांशिक, और वर्णांधता रोग भी होता है अनुवांशिक। इस तरह से हमारा आंसर कौन हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं चौथे पे। मानव शरीर में किस रोग का इलाज संभव नहीं है, कौन से रोग का इलाज संभव नहीं है, तो बिल्कुल वर्णांधता, ए का संभव नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस का संभव नहीं है, मैंने अभी बताया आपको थ्योरी में। अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, आप देखेंगे जरा। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था, ठीक है, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे बाबू, ए हो जाएगा। रॉबर्ट कोच है, लुई पाश्चर है, एहरेनबर्ग है, ये नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 6 है, जीवाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था, बिल्कुल एहरेनबर्ग ने किया था। किसने किया था मेरे बाबू, एहरेनबर्ग ने किया था। हमने आपको जीवाणु जब शुरू किया था तो अभी पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां, कैरिनोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है। कैरिनोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है हमारा, डिप्थीरिया नामक रोग होता है मेरे बाबू। आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। 8वां, डिप्थीरिया नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। डिप्थीरिया तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है मेरे बाबू, ये आंसर हो जाएगा। हृदय नहीं प्रभावित होगा, यकृत नहीं, किडनी नहीं, कौन, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए बच्चों में किस टीके का प्रयोग किया जाता है, तो DPT, अभी तो हमने बताया आपको DPT, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा ए। बात समझ में। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग 10वां, प्लेग नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। फेफड़ा जैसा अंग प्रभावित होता है, कौन से रोग से, प्लेग नामक रोग से, जो पाश्चुरेला जीवाणु से क्या हुआ था, फैला था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगले सवाल पे 11 पे चलते हैं। प्लेग रोग का जीवाणु पाश्चुरेला किस जंतु में पाया जाता है, तो सिंपल सी चीज है, चूहा में, है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी हो जाएगा। हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। प्लेग नामक
12 क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेग नामक रोग से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे बाबू? DDT, मतलब हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं 13, और 13 कह रहा है कि सिफिलिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जनन ग्रंथि। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप भी जरा देखते रहिए, इसको दिमाग लगाइए। 14 क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में योनि, गुदा अथवा ओरल सेक्स के दौरान, अभी हमने थ्योरी में बताया, अंगों को प्रभावित करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो गौर करिए, कौन सा है? मतलब जो हमारा सिफिलिस होगा वही इसको प्रभावित करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू? ए हो जाएगा, ट्रिपनोसोमा। अगला सवाल हम लोग चलते हैं, 16 है, साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड होगा। कौन सा अंग प्रभावित होता है? बिल्कुल छोटी आंत, वो टाइफाइड होगा इस जीवाणु से। और टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करेगा? तो छोटी आंत को प्रभावित करेगा। अगला सवाल हम लोग लेकर चलते हैं मेरे बच्चे, 17, काली खांसी नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो काली खांसी अंग रोग से कौन सा अंग? तो फेफड़ा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे बाबू। ठीक है, अगला सवाल हम लोग चलेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, हम थ्योरी में आपको सारा चीज़ बता चुका हूँ, ये आपके प्रैक्टिकल के लिए लेकर आया हूं। काली खांसी से बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? आपका 18 क्वेश्चन है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? DTP। आंसर क्या हो जाएगा? सी, DTP। इसका प्रयोग होता है काली खांसी से बचाव के लिए। अगला सवाल हमारा है 19, कुष्ठ रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? बिल्कुल हमारा ए आंसर होगा, त्वचा। और जब हम जाएंगे आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो PNS प्रभावित होता है। अगला सवाल हमारा है, कुष्ठ रोग से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MDT, DPT, BCG, DTP। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? MDT। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बाबू? तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। अगला सवाल हमारा होगा 21, कह रहा है कि मस्तिष्क, यकृत, हड्डी तथा आंत किस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है? ठीक है, किस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है? तो भैया हमारा ये हो जाएगा TB। कौन सा रोग? TB से प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 22, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा रोग होता है कह रहा है? तो TB रोग होता है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, 23 नंबर, TB रोग से बचाव के लिए बच्चों में किस टीके का प्रयोग किया जाता है? BCG। बात हमारी समझ रहे हैं? ये बच्चों में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा मेरे बाबू? बच्चों में। ये किस में हो जाएगा? तो बड़ों में हो जाएगा, डॉट्स नामक दवा का प्रयोग। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 24, डॉट्स नामक दवा का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? TB रोग से बचाव के लिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है 25, TB नामक रोग के जीवाणु की खोज किस विद्वान ने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा 26 क्वेश्चन कह रहा है मेरे बाबू, निमोनिया नामक रोग कितने वर्ष तक के बच्चों में होता है? 8 साल, 12 साल, 16 साल, 20 साल। आंसर क्या होगा? 8 साल। वैसे यह जो रोग होता है वो हमेशा पूरा जीवन भर रहता है, लेकिन 8 साल के बाद जैसे ही हम लोग के बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है वैसे ही निमोनिया नामक रोग क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? दब जाता है। जब हम लोग बुढ़ापे अवस्था में चले जाते हैं फिर वही रोग दोहराता है। ठीक है, तो 8 साल तक के बच्चों में यह रोग होता है। ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, निमोनिया नामक रोग से बच्चों का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो श्वसन तंत्र मेरे बाबू, सी आंसर हो जाएगा। अभी हमने आपको थ्योरी में बताया। अगले क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिबियो कैलोरी जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तब ना बिल्कुल सिंपल चीज है, कलरा हैजा। ये आंसर होगा हमारा आपके सामने। अगला क्वेश्चन हमारा है 29, हैजा कलरा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अमाशय। बड़ी आंत प्रभावित होता है मेरे बाबू, बी आंसर हो जाएगा। छोटी आंत आपको टाइफाइड से प्रभावित हुआ था। अगला सवाल हमारा लास्ट अंतिम होगा मेरे बच्चे
ORS के घोल का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? तो हैजा रोग से बचाव के लिए किया जाता है ORS के घोल का प्रयोग। इसीलिए मेरे बच्चों, आप ये प्रैक्टिस मैंने आपको दिया थ्योरी के बताने के बाद, और आप भी इसी टाइप से पढ़ा करिए। पहले थ्योरी पढ़िए और थ्योरी के बाद जितना भी उससे कुछ प्रश्न बनते हैं उनको आप देखने का, प्रैक्टिस करने का काम करें, तभी आपको सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, इसी अंतिम क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप जहां भी होंगे अच्छे से रहिएगा, बेहतर ढंग से पढ़िएगा और मन लगा करके पढ़िएगा मेरे दोस्तों। आप जब भी कुछ वीडियो देखते हैं तब पूरा वीडियो देखिए। आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके पुराने से पुराने वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।